स्कूल में भी मतलब बहुत ऐसे बच्चे बोलते थे अरे ये तो रेसलर है, इससे तो दूर हो जाओ। जो रिलेटिव्स थे ना, उन्होंने बहुत टांग खींचने की कोशिश की कि ये कैसे आपने स्पोर्ट्स में डाल दिया है, लड़कों का खेल है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन शुरुआती दौर पे बहुत स्ट्रगल था, मानसिक लगा लो या शारीरिक रूप से लगा लो या फाइनेंशियल लगा लो। एंड ऑफ द डे में क्या हुआ, ब्रिजभूषण तो नहीं लेकिन उसका राइट हैंड ही प्रेसिडेंट बना। तो वो दिन मैंने सोचा कि नहीं, वही फेडरेशन चलाएगा तो मैं अपनी रेसलिंग को त्यागती हूँ। Hello and welcome to the Rule Breaker. We're breaking rules, but what rules are we breaking? Today in the spotlight, Sakshi Malik. Welcome to the show. Thank you so much. I'll straight ask you, how is Mama Sakshi feeling about life? थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि इतने साल से स्पोर्ट्स में थी, स्पोर्ट्स ही किया और वही डिसिप्लिन लाइफ थी। लेकिन फिर बेबी के बाद एकदम से बहुत चेंजेस आए। जैसे आप तो बिल्कुल अच्छे से जानते ही होंगे, स्लीपलेस नाइट्स और फीड, और फिर मतलब बहुत चेंज है। थोड़ा डिफिकल्ट है बट बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ. Did you always want to be a mom? हाँ, ये तो कभी से ही था कि ठीक है, एक टाइम आएगा, रेसलिंग छोड़ना पड़ेगा जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, शादी होगा, फिर बेबी होगा, तो ये तो माइंडसेट होता ही है एक वुमन का। हाँ हाँ. और जैसे आपने अभी बताया कि देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू मदरहुड में, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग रहा है? बस यही था कि मतलब मेरे में अभी तक स्पोर्ट्स क्या था, इतनी कैपेसिटी कि मैंने अपने अंदर से एक बेबी निकाला और मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा तो वो अनबिलीवेबल सा था। मैं विश्वास नहीं कर पाई कि हाँ, क्योंकि जैसे जिस दिन मेरी बेबी ने बर्थ लिया उससे एक दिन पहले तक भी मैं ट्रेन कर रही थी अपने आप को फिट रखने के लिए कि पोस्टमार्टम रिकवरी मेरी अच्छे से हो जाए। तो सडन बेबी हाथ में आई तो एकदम से बहुत डिफरेंट फीलिंग था। और आपकी लड़की हुई। सो क्या एक्साइटमेंट रही कि साक्षी जूनियर हैज अराइव्ड? मुझे कभी से ही था कि मुझे बेटी हो और मैं उसका नाम योशिदा रखूं, क्योंकि जब मैंने रेसलिंग की, रेसलिंग करती थी मैं, तो शुरुआत की तो ये बहुत था, जापानीज़ रेसलर बहुत अच्छी हैं और उनमें एक योशिदा है, उसका पूरा नाम वैसे सरोई योशिदा है। और मुझे कभी भी मुझे नहीं था कि मैं उससे कब मिल पाऊँगी। फिर धीरे धीरे मैंने मेडल्स जीतना स्टार्ट किए, सीनियर में एंट्री की, फिर मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे नंबर पड़ा, तब मुझे पता चला जापानीज़ टीम वहाँ आ रही है। तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट थी क्योंकि वो 4 बार की ओलंपिक चैम्पियन है। तो बस मुझे उससे मिलना था और यूँ देखना था वो कैसी दिखती है, क्योंकि हमेशा से सुनने में ही आता था। जिस दौरान जब शुरू किया था तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, हम देख भी नहीं सकते थे कि आउटसाइड इंडिया जो रेसलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं हम जिसको भी हम पसंद करते हैं। हाँ। तो बस मिली और फिर जब से यूँ था कि जब मेरे बेटी होगी तो मैं उसका नाम योशिदा रखूँगी, क्योंकि ये इंडियन टच भी देता है और मुझे बड़ी पसंद भी है वो। तो आपने रखा? हाँ, मेरी बेटी का नाम योशिदा काद्यान है, काद्यान सरनेम, और उसका नाम योशिदा मैंने रखा। तो जब आपकी डॉटर हुई, आपके मन में ये था कि मैं उसको रेसलर बनाऊंगी? एक्चुअली ना हमारा खुद का अखाड़ा है। हाँ। रोहतक में, जैसे मैंने बताया हम रोहतक में रहते हैं। वीक डेज पे जब जॉब है तो दिल्ली में घर के बिल्कुल साथ में अखाड़ा है, तो ना चाहते हुए भी उसका इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ रेसलर है, ओलंपियन रहे हैं, अर्जुन अवार्डी, हस्बैंड अर्जुन अवार्डी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हैं, और मैं खुद एक रेसलर हूँ। तो फैमिली में सब रेसलिंग का माहौल रहता है, तो मुझे लगता है कि वो रेसलिंग में ही जाने वाली है। हाँ. सो जब आप कहते हो ना घर में रेसलिंग का माहौल रहता है, तो अखाड़े के अलावा टीवी पे आप क्या देखते हो? रेसलिंग ज़्यादा देखना पसंद करते हो? और वो भी अगर देखते हो तो एक होता है कि अच्छा मुझे वो स्पोर्ट वहाँ पर क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, जैसे कोरिया में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, तो आप उसे कैसे हाउ डू यू स्टे अप टू स्पीड विद ऑल ऑफ दिस? एंड फिर घर में बातें क्या होती हैं जब ये सब हो रहा होता है? बातें तो जैसे जैसे मैंने रेसलिंग क्विट कर दिया है, आपने मेरा बुक में पढ़ा होगा। yes. लेकिन जब एक्टिव थी तो सिर्फ यही बात चलती थी कि कल सुबह हम क्या करने वाले हैं ट्रेनिंग में, क्योंकि फादर इन लॉ करवाते थे। हाँ जी। अभी भी करवाते हैं बच्चों की, हमारा अखाड़ा चल रहा है, तो यही डिस्कशन होता था कि अभी हम किस चीज़ पे काम करना है, क्या चीज़ हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। वीडियोस देखने की बात है तो अपने जो अपोनेंट्स हैं जिनके साथ मेरी फ़ाइट आने वाली होती थी, तो उनकी वीडियोस देखना, वो किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, तो यही सारा बातें चलती थी मोस्टली।
जैसे आपने कहा ना कि मतलब रेसलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इट्स ऑलमोस्ट लाइक औरतों के लिए सेल्फ डिफेंस, राइट? जब आप बड़ी हो रही थी, कभी आपने सोचा था यार मेडल मिलूँ ना मिले मेरे को, पर तरीके आ गए हैं लाइफ में डील करने के लिए करने के? तो नहीं, इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रेसलिंग ठीक है, एक एग्रेसिव स्पोर्ट है और बहुत ताकत लगती है, स्टैमिना लगता है, बहुत मतलब अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। लेकिन यूँ नहीं है कि हर एक रेसलर जो मैट पे स्ट्रॉन्ग है वो आउटसाइड भी स्ट्रॉन्ग है। मेरा जो नेचर है वो बिल्कुल अपोजिट है। लाइक मैट पे एग्रेशन भी दिखाना पड़ता है, फाइट भी करनी पड़ती है, मतलब पूरा अपना 100% देना पड़ता है। लेकिन आउटसाइड द मैट में बहुत काम, शांत, कोई कुछ बोल देता है, ठीक है इट्स ओके, इग्नोर करना, फाइट नहीं करना उससे। तो ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। हाँ, लाइफ में यूँ है कि एक और लोग भले ही सोचते होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, डरना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्कूल में भी मतलब बहुत ऐसे बच्चे बोलते थे, अरे ये तो रेसलर है, इससे तो दूर हो जाओ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी को भी मार दूंगी। रेसलिंग एक बहुत टेक्निकल स्पोर्ट है। यूँ नहीं है कि आप सिर्फ ताकत चाहिए है, उसमें टेक्निक भी लगती है, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है, जब जाके एक रेसलर तैयार होता है। तो बिल्कुल ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं कि आउटसाइड द मैट मैं थोड़ा शांत हूँ और ऑन मैट तो सबने देखा ही है मेरी रेसलिंग। तो घर में जब आर्ग्यूमेंट होती है, आई नो इट्स हार्ड टू से दिस बिकॉज हम लोग कभी वी नेवर थिंक ऑफ फिजिकल फाइट्स, राइट, इन अ कॉन्वर्सेशन, बट जब घर में आर्ग्यूमेंट होती है तो यू नो at least both of you have doles to show, you know, there's a little bit of a muscular moment. How does that work out? नहीं, आर्ग्यूमेंट्स देखो बहुत कम होती है, मतलब टचवुड की हस्बैंड के साथ कभी ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ नहीं, बहुत बड़े लेवल पे छोटा मोटा चलता है। Of course. हाँ, लेकिन उसमें इतना नौबत नहीं आती कि एक दूसरे को मसल दिखानी पड़ेगी, आजा भाई कौन ताकतवर है। तो हाँ, उस लेवल तक नहीं जाती आर्ग्यूमेंट की ताकत दिखाने का मौका मिले। That's very good. आपने ना एक चीज़ कही जो कि आप लास्ट डे तक ट्रेनिंग कर रहे थे। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड सम टाइम टेलिंग अस दैट, क्योंकि हमारे खास करके इंडिया में ना एक बिलीफ है यार, मतलब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो पर तो बैठ ही जाओ, यू नो, एंड आई हैव सीन, इवन आई लिटरली वेंट फ्रॉम माय ऑफिस टू माय हॉस्पिटल, यू नो, बिकॉज मैं एक्टिव थी बिल्कुल, और आप तो एक्चुअल फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे। ये आपको कैसे पता चला कि ये करने से अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप क्यों लास्ट मिनट तक कर रहे थे? एक्चुअली मुझे सबसे पहले तो ये था कि मुझे बहुत तुरंत फिट होना है, क्योंकि अभी इतना एडवांस है सब कुछ सोशल मीडिया पे आ जाता है। जो चीज़ आप देखना शुरू करते हो, एल्गोरिदम ऐसा होता है कि वही वीडियोस आती हैं। तो मैंने प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ मैंने मतलब जान लिया। मतलब मुझे अभी इतना पता है कि कोई भी मुझे पूछेगा तो मैं अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि आप ये करो, ये मत करो, ये करना चाहिए। तो बस यूँ था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, एंड फिर पोस्टमार्टम रिकवरी बहुत फास्ट होगी, शरीर में कमज़ोरी नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने लास्ट डे तक ट्रेनिंग किया, एंड आफ्टर 20 डेज़ फिर मैंने बेबी जब मेरी 20 दिन की हुई तो उसके बाद से फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, तो अभी मैं मेरी बेबी आज 3 मंथ की हुई है पूरी 11 तारीख को, और मैं प्रॉपर वापस बच्चों को ट्रेनिंग स्टार्ट करा दिया है। मैं प्रॉपर मैट ट्रेनिंग करती हूँ, बच्चों को करवाती हूँ, खुद भी करती हूँ। तो मैं वापस उसमें चली हूँ। हाँ, फिटनेस थोड़ी अभी कम है, लेकिन मैं वापस से अपने ट्रेनिंग मैट पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैं कुछ से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे इतना पसंद है कि मैं ज़्यादा दिन तक दूर रह ही नहीं पाती। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी अपनी अलग है, लेकिन जब तक मैट पे नहीं जाऊँ ना, मैट पे टेक्निक्स नहीं बताऊँ बच्चों को, कुछ सिखाऊँ ना, क्योंकि जो मैंने सीखा है मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को भी सिखाऊँ, और कि मेरे से वो कुछ ना कुछ सीख पाएँ। मेरा इतना भी अगर वो योगदान होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बिल्कुल मेरा लगातार रहता है कि मैं मैट पे जाऊँ और बच्चों को सिखाऊँ। तो आपने अपनी बुक में ना कई ऐसी चीज़ें बताई हैं, जिस तरह जो अर्ली स्ट्रगल्स के बारे में थी। यू नो, यंग पीपल का जो टैलेंट होता है, कई बार वो
उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि बोलते हैं अरे ये तो अभी बड़े यंग हैं, ये अभी बड़े यंग हैं। आपने इसके बारे में बहुत खुल के लिखा है कि टू गो पास्ट योर सीनियर्स एंड मेक दिस होल जर्नी ऑफ ensuring that you're shining with your goal and at the same time not being pushed back by structures and systems. तो वो कैसा रहा था आपके लिए? शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि एक ऐसा स्पोर्ट में जाना जो बोला जाता था लड़कों का है, लेकिन अब नहीं, लड़कियां बराबर के मेडल देती है और बिल्कुल बहुत लड़कियां अच्छा कर रही हैं रेसलिंग में। और अब की बार देखोगे आप ओलंपिक्स में 5 लड़कियों ने क्वालिफाई किया था, 1 लड़का था सिर्फ, तो लड़कियां बहुत बेहतर कर रही हैं। लेकिन शुरुआती दौर पे बहुत ज़्यादा मुझे मतलब स्ट्रगल करना पड़ा। सिर्फ मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, लेकिन जो रिलेटिव्स थे ना, उन्होंने बहुत टांग खींचने की कोशिश की कि ये कैसे आपने स्पोर्ट्स में डाल दिया है, लड़कों का खेल है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, लड़कों जैसी फिजिक हो जाएगी और कौन इससे शादी करेगा। मतलब अजीब व गरीब क्वेश्चंस रिलेटिव्स ये बोलते थे। देन स्कूल में जाती थी तो स्कूल के बच्चे बोलते थे ये पहलवान है, ये तो इससे बच के रहो। और मतलब थोड़ा सा ऐसे बेइज्जती सी भी लगती थी। मतलब अब तो बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन क्योंकि एक रेसलर को बहुत डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। मैं स्कूल में दूध की बोतल लेके जाती थी और मुझे वो छुप के पीना पड़ता था कि कोई मेरा मजाक ना बनाए, स्कूल में दूध ला रही है। तो वो उस टाइम की फीलिंग ना इतनी अजीब होती थी, मुझे इतनी शर्म आती थी कि मैं कैसे उस दूध को पीऊँ, कैसे मैं बच के रहूँ। सब टोंट मारते थे। साइकिल पे मैं स्कूल जाती थी, रास्ते में कोई बोलता था लड़का है लड़की पता नहीं चल रहा है, वो भी बड़ा मुझे वो करता था, पंच करता था कि कैसे आवाज़ें मार रहे जो गलियों में लड़के घूमते हैं। तो ये शुरुआती दौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, लेकिन मेन है कि पेरेंट्स ने साथ दिया और मेडल्स आना स्टार्ट हुए, लोगों का सपोर्ट बढ़ा, रिलेटिव्स भी साथ आना स्टार्ट हो गए। हाँ कि भाई बहुत नाम हो रहा है। जिन्होंने रिलेटिव्स ने कभी साथ नहीं दिया वो आज वेट करते हैं कि कब आएगी, कब हम फ़ोटो खींचेंगे और सोशल मीडिया पे डालेंगे। तो बड़े चेंजेस देखे लाइफ में, लेकिन शुरुआती दौर पे बहुत स्ट्रगल था। मानसिक लगा लो या शारीरिक रूप से लगा लो या फाइनेंशियल लगा लो, क्योंकि बहुत मिडिल क्लास से थी, डाइट का नहीं पता था, डाइट प्रॉपर ले नहीं सकते थे। 8 किलोमीटर साइकिल पे जाती थी, साइकिल पे आती थी मैं। बस में इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि बहुत अर्ली स्कूल होता था, तो मेरी सुबह की ट्रेनिंग मिस ना हो जाए, इसलिए फटाफट ट्रेनिंग करके जाती थी मैं साइकिल पे। तो शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल था, बहुत लोगों ने पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरा जब मन लग चुका था रेसलिंग में और मुझे कोई अपनी लाइन से हटाने वाला नहीं था, तो बिल्कुल। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कुछ ज़माना तो खैर इतना भी पुराना नहीं है, आज भी हम विमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो लगता है कि अभी तक तो ख़त्म हो जानी थी इसी प्रॉब्लम, पर ये है। लेकिन किस तरह यू हैव पेव्ड द वे फॉर वुमेन इन रेसलिंग। आज मेरी जब बेटी हुई तो मुझे याद है वो गुड़गांव में पैदा हुई और मैंने तो पहले से ही बोला था इसको तो रेसलिंग में ढालना है हमने। मतलब ये नहीं क्योंकि वो मेरी लड़की थी रियली, बट वो ऐसा होता था ना जिस चीज़ के लिए वो आपको पीछे करते हैं लोग, कभी कभी मन करता है यार वही चीज़ करके लोगों को प्रूव रॉन्ग करा जाए। बट फिर भी एज अ गर्ल डिड यू थिंक कि आप कुछ लाइफ में मिसिंग था, क्योंकि आपने अपनी सारी लाइफ डेडिकेट कर दी रेसलिंग की तैयारी में? मतलब कुछ मिस हुआ ऐसा? नहीं, इसका मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मुझे रेसलिंग से प्यार हो गया था, जब मुझे ये दिखता था, सिर्फ रेसलिंग दिखती थी और मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता, मेरी सीधी एक लाइन थी, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, फूड खाना सोना ट्रेनिंग, सिर्फ इससे बढ़ के कुछ नहीं था। कोई शादी आती, पार्टी आती या किसी भी फंक्शन में जाना पड़ता तो मैं पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली मना कर देती, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी ट्रेनिंग मिस हो जाएगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी एक भी सेशन जो है वो मेरा मिस हो। और कभी भी मुझे वो चीज़ का सेक्रीफाइस नहीं लगा कि हाँ यार, ना कॉलेज लाइफ देखी, ना कोई पार्टी देखी, ना रिलेटिव्स में, ना कज़न्स की वेडिंग देखी, वो रिग्रेट नहीं हुआ। क्योंकि उससे बेहतर फीलिंग मुझे जब मिलती थी, जब मैं मेडल लेके इंडियन फ्लैग के साथ पोडियम पे खड़ी होती थी, वो फीलिंग पाने के लिए मुझे वो सब व्यर्थ लगता था, व्यर्थ लगता है। मुझे कभी ये गिल्ट नहीं हुआ कि साक्षी तूने लाइफ में ये चीज़ मिस की, तूने घूमना मिस किया, तूने वही मैंने बताया कज़न्स की वेडिंग मिस किया, पार्टीज़ मिस की, कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि उस फीलिंग के आगे वो सब मुझे फीका ही लगता है। तो एक बात बताइए, जब आपने मेडल जीते, कॉमनवेल्थ एंड ओलंपिक मेडल, उसके बाद काफ़ी कुछ बदल गया है ना, ओवरनाइट।
हाउ वॉज इट टू टेक देयर? आपकी किताब में भी आपने कुछ बताया है कि किस तरह ओलंपिक के बाद एकदम से सडनली आप हर 5 स्टार में थी, सब आपके पीछे थे, नो स्पॉन्सर्स। एक तरफ तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, राइट, ये होना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग तैयार नहीं होते हैं इस चीज़ के लिए, एंड इट्स अ बिग सरप्राइज। तो वो कैसा गया? मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि कभी आसपास देखा भी नहीं था कितने बड़े मेडल के बाद कैसे लाइफ चेंज होती है, ना किसी ने बताया था। लड़कियों में कभी ऐसा बड़ा मेडल आया भी नहीं, तो मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। लेकिन लड़कों के मेडल आए हुए थे, और जो मेरे कोच थे ओलंपिक टाइम पे, कुलदीप मलिक सर, उन्होंने मुझे बताया मेडल आने के बाद, बेटा अभी देखना क्या होने वाला है इंडिया में लैंड होने के बाद। मैंने बोला ऐसा क्या होने वाला है? तो सर बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग कपड़े पहनना। मैं कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोला कि सब लोग आपको पकड़ के खींचने वाले हैं, मेरे साथ फ़ोटो, मेरे पास आओ, इंटरव्यूज़ एंड वो। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा तो मेरे दिमाग में डाला था कि बहुत बदलाव होने वाला है, अब जब आप इंडिया लैंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मैं इंडिया लैंड की और मैंने देखा जितनी दूर तक नज़र घुमाओगे पूरा एयरपोर्ट, मतलब मुझे भरा हुआ, और मुझे रिसीव करने के लिए बहुत लोग आए हुए थे। उनमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, और एकदम से इतनी सारी मीडिया, और मतलब थोड़ा सा टाइम लगा ये चीज़ डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा चेंज है लाइफ में, मतलब बहुत अच्छा चेंज हुआ। एंड जैसे ही आपने देखा कि अब कुछ साल हो गए हैं, तो वन हैज़ टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि अभी कुश्ती छोड़ चुके हैं आप, प्रोफेशनल कुश्ती फॉर द कंट्री। सो वो फेज छोड़ने के लिए भी एक बिटर स्वीट मोमेंट हुआ है कि अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं अदर पहलुओं में फोकस्ड हूँ, चाहे वो मदरहुड हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो या रेलवेज हो जिनके साथ आप हैं। कभी कभी आपको याद आती है कि हाँ यार, इट वुड बी सो नाइस टू रिमेन permanently active in that moment, right? Do you miss that? देखो, सबसे पहले तो बहुत, मतलब एक वुमन एथलीट की लाइफ बहुत छोटी होती है, और वुमन रेसलर की तो और भी छोटी हो जाती है, क्योंकि बहुत कॉन्टेक्ट स्पोर्ट है, बहुत ताकत लगती है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इंजरी हो जाती है बहुत। मेरे दो खुद ऑपरेशन हुए हैं, तो बहुत छोटा पीरियड होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने जब रेसलिंग को छोड़ा तो मेरे लिए सबसे ख़राब दिन था, क्योंकि जैसा कि मैंने बुक में मेंशन किया कि हम लड़ाई लड़ रहे थे, जो हमारी फेडरेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, जो ब्रिजभूषण है वो लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता था, तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, और हमारी मांग थी कि फेडरेशन को बदला जाए, ब्रिजभूषण और ब्रिजभूषण के आदमियों को हटाया जाए, कि लड़कियाँ बच्चियाँ सुरक्षित फील करें। हम 40 दिन तक के लगभग हम रोड पे सोए, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, कुछ नहीं, सिर्फ किसी लिए कि अपनी रेसलिंग को बचाने के लिए, कि जो हमारे साथ हुआ, जो हमने अपनी आंखों के आगे देखा, वो आगे आने वाली बच्चियाँ फेस ना करें। लेकिन एंड ऑफ द डे में क्या हुआ, जब इलेक्शंस हुए फेडरेशन के, एंड रिजल्ट में वापस से ब्रिजभूषण तो नहीं, लेकिन उसका राइट हैंड ही प्रेसिडेंट बना, तो वो दिन मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं होगा, मतलब अगर वही फेडरेशन चलाएगा तो मैं अपनी रेसलिंग को त्यागती हूँ। और शायद इस चीज़ से किसी को सबक लगे कि हाँ, बदलाव होना चाहिए। एक फ़ाइट लड़ी है, एक अच्छे के लिए फ़ाइट लड़ी है, बहन बेटियों के लिए फ़ाइट लड़ी है, कि एक ओलंपिक मेडल को किस तरीके से कुश्ती को छोड़ना पड़ा। तो मेरे लिए वो बड़ा दुखद था कि मैंने अपनी कुश्ती को इस प्रकार मैंने छोड़ा। मन तो किसी कभी नहीं करता, किसी एथलीट का मन नहीं करता अपना स्पोर्ट इतना इजीली छोड़ने के लिए, लेकिन मैंने छोड़ा क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी और कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा कि अब मैं उन लोगों के बीच कुश्ती नहीं कर पाऊंगी जिनके खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, तो मैंने अपनी कुश्ती को त्याग दिया। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं बच्चियों को तैयार करूं। मैंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता, मैं चाहती हूं कि ओलंपिक्स में लड़कियां गोल्ड जीतें रेसलिंग में। तो बस मेरा फोकस यही है कि मैं स्पोर्ट्स के लिए काम करती हूँ, जैसे मैंने बताया अखाड़े में सिखाती हूँ। मैं नॉर्दर्न में भी स्पोर्ट्स संभालती हूँ, NRS से इंचार्ज हूँ, तो वहाँ भी मैं स्पोर्ट्स देखती हूँ। तो मेरा अब भी काम है कि मैं स्पोर्ट्स के लिए काम करती हूँ। राइट। ये जो ये प्रोटेस्ट जो है, इसको ये कई साल चला और उसके बाद बहुत बहुत पेन एंड प्रेशर, सारे सॉर्ट ऑफ सिचुएशन के बाद they finally admitted that this was the truth what you were fighting for.
Do you feel that finally your both words and protests have borne fruit for the next generation? एक्चुअली नॉट 100%, लेकिन अब भी कोई हरेसमेंट करेगा तो उनको ये ज़रूर होगा कि मेरे खिलाफ आवाज़ उठ सकती है। बदलाव पूरे तरीके से नहीं हुआ, लेकिन लड़कियों को हमने मजबूती दी कि कुछ भी गलत हो तो आवाज़ उठा सकते हो। बहुत जब हम प्रोटेस्ट पे बैठे थे तो बहुत सारी महिलाएं आई, बुजुर्ग महिलाएं आई, छोटी उम्र की बच्चियां आई, तो उन्होंने हमारा धन्यवाद किया कि आपने आवाज़ उठाई। हम आज तक, हमारे साथ हरेसमेंट हुआ, हम आज तक हिम्मत नहीं हुई कि हम आवाज़ हमें आज तक हिम्मत नहीं हुई कि हम आवाज़ उठाएं। तो बहुत सारी लड़कियों को हिम्मत दी और यही समझाया, यही बोला कि चुप नहीं रहना है, चुप बैठना नहीं है, आवाज़ उठाओ, उठाते रहो, बदलाव होगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन बदलाव ज़रूर होगा। तो बिल्कुल, लेकिन गलत सहना नहीं है। आपके अंदर क्या आवाज़ उठी थी जिसमें आपने कहा, क्योंकि हम हर लड़की को इंडिया में तो कम से कम कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्सुअल हरासमेंट तो हो ही रही होती है। इट्स सो सैड दैट वी हैव टू इंटरनलाइज इट एंड वी हैव टू लिव विद इट एंड समटाइम्स जस्ट पास इट थिंकिंग आगे बढ़ो मतलब आप अपने आप को ऐसे बनाते रहते हो। इग्नोर करना पड़ता है और वो बहुत डिफिकल्ट होता है इग्नोर करना। जैसे मैंने बुक में मेंशन किया, मेरे साथ जब उसने हरेसमेंट करने की कोशिश की तो मेरे लिए वो उसके बाद भी लगातार मुझे कुश्ती करनी है, क्योंकि अगर मैं जब आवाज़ उठाती तो मैं आज आपके सामने एज ए ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बैठी होती। इसलिए मैं चुप रही, इग्नोर किया, और वो इग्नोरेंस इतना मुश्किल था कि मुझे जब भी किसी ट्रायल्स में या किसी भी जगह वो आदमी होता तो आई फील वेरी, साइड से हो जाना, इग्नोर कर देना, साइड से निकल जाना, कि मैं ये चाहती थी कि मैं खुद ही भूल जाऊं कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मैं आवाज़ भी नहीं उठा सकती थी। तो 3-4 साल लगे इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। देन फिर ठीक है, उसको भी समझ में आया शी इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल, और लेकिन उसने हैरेसमेंट बंद नहीं किया। फिर जूनियर लड़कियां मुझे बताती थी, टीम बाहर जा रही है, अभी कोई लड़की बता रही है, कोई विनेश को बता रही है कि दीदी ऐसे ऐसे होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि अब एनफ हो गया। अगर हमें रेसलिंग ने हमें इतना कुछ दिया और हम ये बहुत सही समय है गिव बैक करने के लिए। बिल्कुल, मेडल से तो कर ही रहे हैं, हम देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, रेसलिंग के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ उठाने का भी एक बहुत मतलब यूँ था कि गिव बैक कर रहे हैं हम। लड़कियां स्ट्रांग होंगी और फेडरेशन में बैठने वाला भी 100 बार सोचेगा कि अब नहीं हो सकता है, आवाज़ उठ सकती है। तो अब मैं तो आई कांट इवन इमेजिन हाउ हार्ड इट इज़ टू समटाइम्स रेज योर वॉइस, बट मेरे ख्याल से आपने जो किया ना, वो उसे देश सेवा बोलना चाहिए। आई डोंट नो हाउ एल्स टू, यू नो, वी आर ऑल्सो एंग्री अबाउट दीज थिंग्स दैट हैपन टू एवरीवन, बट व्हेन यू आर इन योर मोस्ट पावरफुल, अगर तब आवाज़ ना उठाई जाए तो फिर वो यहाँ तक पहुँचने का जो आपने फ़ायदा ही क्या है? अगर क्योंकि हमारी आवाज़ सुनी जाती है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? अगर मेरी बचपन में जब सुनी जाती तो मैं तभी आवाज़ उठाती, लेकिन मुझे पता था कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए एक सही समय पे हमने डिसाइड किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। मुझे ना ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आपके ये पूरे प्रोटेस्ट के ऊपर हमारे प्लेटफॉर्म शी द पीपल पे एक आर्टिकल लिखा गया बाय हरिणी कालामूर, जो इंडिपेंडेंट राइटर हैं, और उसे 2 अवार्ड्स मिले लाडली ग्रुप से फॉर बीइंग ऑनेस्ट एंड रेजिंग अ वॉइस ऑन अ प्रोटेस्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक पॉलिटिकल मुद्दा तो था ही, पर सोचिए लड़कियों के लिए कितना बड़ा सोशल और इम्पैक्टफुल मुद्दा था। तो रियली वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। आई वॉन्ट टू कम बैक टू समथिंग जिसमें आप थोड़े थोड़े तरीके से आपने उसके बारे में बात की। एक तो एज अ मदर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, हेल्थ हमें सिखाया जाता है कि विमेन की हेल्थ तो लास्ट में आती है। अगर आप रेसलर नहीं होती आज के दिन में तो आप शायद अपनी हेल्थ, न्यूट्रिशन, खाना पीना, यू नो, मसल, उसकी साइंस के बारे में तक नहीं सोचती, है ना? आई थिंक मैं बहुत फैटी होती क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ और मेरा मेटाबॉलिज्म भी बहुत फास्ट काम करता है, मुझे बहुत भूख लगती है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं रेसलर नहीं होती तो मैं बहुत और ज़्यादा मोटी, हेल्दी होती।
नहीं नॉलेज होती कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम लड़कियों को भी बताते नहीं है कि उनको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, उनको बताते कि मेकअप और लिपस्टिक कैसे चलते हैं और यू नो हाउ टू गेट रेडी विद मी ऑन इंस्टाग्राम, बट वी नेवर से हाउ टू ड्रिंक अ प्रोटीन और हाउ टू गेट योर डाइट बैलेंस्ड, लेट्स गेट रेडी विद अ मील, ये सब नहीं होता है। हाँ, ये सब नहीं होता। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि वुमेन की हेल्थ तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जिसने बर्थ नहीं दिया उसको बेबी पैदा करना है, जिसने बेबी पैदा कर दिया उसको भी अपने शरीर का ध्यान रखना। एक वुमेन की बॉडी में कितने सारे चेंजेस आते हैं, तो उसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने शरीर का, अपने डाइट का, अपना मील का, सबका ध्यान रखना महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पूरी लाइफ में उसकी बॉडी में कितने चेंजेस होते हैं, पीरियड्स आते हैं, देन फिर वो माँ बनती है, देन फिर वापस से कितना बॉडी मतलब पूरा, वो तो भी मैं माँ बन के फील कर पा रही हूँ कि कितना चेंजेस हुआ है और कितना ज़्यादा स्ट्रगल लगता है वापस से अपने बॉडी को शेप में लाने के लिए, सोच सोच के खाना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो सभी वुमेन्स को जाननी चाहिए कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टपार्टम में क्या ध्यान देते हो? आर यू लाइक हैविंग मोर प्रोटीन, आर यू हैविंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब क्या थिंकिंग है आपकी? मैं एक्चुअली प्रोटीन और कैल्शियम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि मतलब समटाइम्स फील हुआ जैसे आफ्टर बर्थ की बैक में बहुत पेन है उठते बैठते हुए, नीज़ में, लेकिन मुझे यूँ था कि नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे तो वापस से पहली वाली साक्षी बनना है। बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मेरी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं हमेशा थैंक गॉड करती हूँ कि थैंक गॉड भगवान आपने मुझे ऐसी बॉडी दी, मेरी लड़कों की शेप की बॉडी है और बहुत अच्छे से रिकवरी करती है, बहुत अच्छे से वेट लॉस भी कर लेती है। तो बहुत थैंक गॉड की इतनी अच्छी बॉडी मुझे मिली। तो बिल्कुल, बस मेन तो है मैं प्रोटीन कैल्शियम इस पे ध्यान देती हूँ और फ्राइड नहीं ज़्यादा मैं खाती हूँ। हाउ वाज योर फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस? व्हाट हैपेंड? ये चीज़ आज तक वैसे मैंने बहुत ही एक ऑनेस्ट बुक लिखी है। मैं मतलब मेरा जो व्यवहार ऐसा, मैं कोई झूठ बोलते हुए ना बहुत अजीब होता है, मैं कभी नहीं बोलती, मैं बोलना चाहती भी नहीं हूँ, मतलब और ना ही मैं कभी झूठ बोलती हूँ। तो लेकिन ये जो स्टोरी है ना, ये कभी मतलब मैंने बुक में भी शायद नहीं लिखवाई है। आप जानते हो जैसे, शायद आपको पता नहीं, वो नहीं होती तीज होती है जो उसमें हम झूला झूलते हैं, हाँ, है ना, वो पेट पे लगा के, फूल लगा करके नहीं, पेट पे रस्सी बांध करके, पटरी लगा करके वो झूला झुलाते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे वो रस्सियों पे फूल लगा देते हैं, वो अभी फैंसी बनाने के लिए। तो मुझे आज भी याद है जब मैं झूल रही थी, देन मुझे पीरियड्स आए और मुझे पता चला कि हाँ ये क्या है। जब तक मुझे नहीं पता था, इस चीज़ की नॉलेज नहीं दी थी तब तक पेरेंट्स ने, क्योंकि बहुत शाय थे 90s के पेरेंट्स। अभी तो आप तो ज़रूर समझा दोगे पहले ही। हाँ। मैं भी लड़कियां बहुत छोटी रेसलिंग में आ जाती, मैं भी उनको पहले ही समझा देती हूँ कि वो डरे नहीं। हाँ। क्योंकि कुश्ती में बहुत जोर लगता है, तो कभी भी हमारा स्टार्ट हो सकता है। तो मेरे को नहीं किसी ने भी बताया था, तो मुझे बहुत अजीब लगा और मैं घर जाके रोने लगी, ये क्या हुआ। फिर मम्मा तो समझ ही गई 1 मिनट में, जब से मुझे पता चला। तो वो बहुत बेकार था। मुझे ये था कि अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, मेरे पास नॉलेज होती, मैं अच्छे से उस चीज़ को कवर अप कर पाती। वहाँ सब बोल रहे कि ये ब्लड किसका है, और मैं बहुत ऐसे हो रही थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरा ही है। हाँ। तो ये चीज़ है, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नॉलेज देना चाहिए मदर्स को, अपनी बेटियों को ये ज़रूर बताना चाहिए कि ये कैसा एक्सपीरियंस है, कब स्टार्ट हो सकता है, कैसे कैसे आपको घबराना नहीं है। तो ये चीज़ का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो अभी तो आपने ये बुक लिखी है और आप यंग बच्चों को कुश्ती सिखा रहे हो। आपकी लाइफ में क्या एक गोल है जो आप चाहते हो आप उसे फुलफिल करो? ऑफ कोर्स जो आप कर चुके हो, मेडल जीत चुके हो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। मैं मैनिफेस्टेशन को बहुत मानती हूँ, मेरा काम भी कर जाता है। वेरी नाइस। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब मेरा काम कर जाता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं होता। हालांकि वही मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं कि सीक्रेट क्या होती है। उन्होंने मुझे ओलंपिक से पहले बताया था, 2015 में बताया था उन्होंने मुझे, जब हम बातचीत करते थे फ़ोन पे, फ्रेंड्स थे, कि तूने ये द सीक्रेट देख। और आज वही ये नकारने लग जाते हैं, नहीं यार मेरे साथ तो नहीं होती। लेकिन उनका दिया हुआ गिफ्ट मेरे लिए इतना बेहतरीन, बुक भी, ऑडियो नोट्स भी। हाँ। तो उनका दिया हुआ गिफ्ट वो मेरे को इतना काम करता है कि बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हुई है। जैसे ओलंपिक जर्नी में भी मेरे साथ जो मैं डेली विजुलाइज करती थी,
और वो फील करती थी कि वो हो चुका है, मेरे पास मेडल है, मैं पोडियम पे हूँ, मेरे हाथ में इंडियन फ्लैग है, मैं ओलंपिक मेडल लेके रन कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ मैंने मैनिफेस्ट किया था और एग्जैक्टली जो जो मैं सोचती थी ना वही सेम हुआ। तो मेरे लिए काम करता है। और अभी अगर आप ये मैं बताऊं तो मैं अपने आप को आगे वाले समय में ना एक स्पोर्ट्स ओहदे पे बहुत बड़ी जगह देखना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में थोड़ा कंट्रोल हो और मैं स्पोर्ट्स का और बेहतर कर सकूँ, क्योंकि एक एथलीट ही जान सकता है कि उसको क्या ज़रूरतें हैं, क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, आती हैं, कैसे इजीली निकला जा सकता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक एथलीट को आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा अभी यही है कि मैं कहीं बड़ी जगह एक स्पोर्ट्स ओहदे पे हूँ और मैं संभालूँ स्पोर्ट्स को और बच्चों को एक अच्छा फैसिलिटीज़ और वो सब प्रदान कर सकूँ कि हमारे जो ओलंपिक्स में है अभी 6-7 मेडल आते हैं और आने वाले समय में वो मैं चाहती हूँ 50 तक तो टच करें। थैंक यू वेरी मच साक्षी। थैंक यू सो मच। लवली टू स्पीक टू यू। थैंक यू।